मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सभी का हमारे छोटे से परिवार 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिचर की। आपकी लगभग 32वीं या 33वीं क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप सभी साथियों को मैं बता सकता हूँ कि अच्छे से अपना रिवीजन कीजिएगा और कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहें। तो उसी कड़ी में आज हाउस कीपर भर्ती है, जिसमें राजस्थान जीके के सवाल पूछे गए थे। आपके लगभग 35 सवाल हैं, उन्हीं सवालों को अपन हल करने वाले हैं। तो 31 से स्टार्ट आपका, तो सीधा ही 31 पे चलते हैं। पहला आपका हिंदी है, तो यहाँ से स्टार्ट आपका। देखो पहला सवाल है ना, ये रहा आपका पहला सवाल। क्लियर। तो पहला सवाल आपके सामने है कि हुर्डा सम्मेलन 1734 एडी 1734 एडी की अध्यक्षता में किसने की थी, यानी हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी, सबसे बड़ी बात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं सही उत्तर की बात कर लेता हूँ, तो इसका जो सही आंसर आपका होने वाला कौन सा होने वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। हुर्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी जगत सिंह द्वितीय ने करी थी। किसने करी थी? जगत सिंह द्वितीय ने। हुर्डा सम्मेलन, देखो हुर्डा सम्मेलन में सबसे आप पहले तो आपको याद रखना इसकी पूरी तारीख है ना, तो 17 जुलाई, ये तारीख भी एग्जाम में पूछी गई। 1734 तो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ, 17 जुलाई 1734। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से जो सवाल बनता है ना, कैसा बनता है मैं आपको बताता हूँ कि हुर्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले जो शासक थे ना, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो हुर्डा सम्मेलन में जो भाग लेने वाले थे कौन कौन थे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जयपुर से तो आपके थे सवाई जयसिंह। कौन थे भाई? सवाई जयसिंह। क्लियर। जयपुर से सवाई जयसिंह थे। बीकानेर से बात करूँ तो बीकानेर से आपके जोरावर सिंह थे। कौन थे भाई? जोरावर सिंह। क्लियर। बीकानेर से आपके जोरावर सिंह थे और जयपुर से आपके सवाई जय सिंह थे। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कोटा से। कोटा से आपके दुर्जन साल थे भाई। कौन थे? दुर्जन साल। और यहाँ से तो कि अगर मैं बात कर लूँ तो आपके जोधपुर से थे अभय सिंह। कौन थे जोधपुर से? जोधपुर पे अभय सिंह ने हुर्डा सम्मेलन में भाग लिया था। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो नागौर से आपके आए थे। नागौर से कौन आए थे? नागौर से भक्त सिंह आए थे भाई। कौन आए थे नागौर से? भक्त सिंह। क्लियर। और बूंदी से आपके दलेल सिंह थे भाई। बूंदी से आपके कौन थे? दलेल सिंह। बूंदी से आपके दलेल सिंह थे। करौली से आपके गोपाल दास थे। कौन थे भाई? गोपाल दास। करौली से कौन थे आपके? गोपाल दास थे। जबकि किशनगढ़ से आपके राज सिंह थे। कौन थे? किशनगढ़ से आपके राज सिंह। तो ये सारे शासकों के नाम आपको याद रखना, क्योंकि सवाल ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसने हुर्डा सम्मेलन में भाग लिया। 3 तो वो ऑप्शन दे देंगे जिन्होंने लिया, एक जो नहीं लिया उनका दे देंगे, या फिर किसने भाग नहीं लिया, ये भी आपको सवाल बन सकता है। वैसे हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करी थी, लेकिन हुर्डा सम्मेलन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। हुर्डा सम्मेलन एक ऐसा अहदनामा तैयार किया था। क्या अहदनामा था? जिसके अंदर क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे और एक का भी अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। ये आपका अहदनामा था हुर्डा सम्मेलन। जैसे हुर्डा सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो मराठों के आक्रमण यानी मराठों की शक्ति पर अंकुश लगाना था। मुख्य उद्देश्य एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपका। क्लियर। बिल्कुल आपको याद रखना है। और हुर्डा नामक जो जगह पड़ती है आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो देखो मैं बात कर लूँ तो गागरोन है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो राजस्थान के अंदर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है ना, उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया था। क्लियर। उसके बाद 2010 के अंदर जंतर मंतर को शामिल किया गया था। फिर 2013 के अंदर, कब? 2013 के अंदर 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया था।
फिर 2019 के अंदर जयपुर के परकोटे को शामिल किया था। क्लियर। 6 पहाड़ी किले कौन से थे? तो ये वैसे मैं बार बार आपको ट्रिक बताता ही हूँ, छोटी सी ट्रिक है आपकी। गाजर, चीकू और आम। गाजर, चीकू, आम। ठीक है। गाज से गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। क्लियर। ये 6 पहाड़ी किले थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, गागरोन का जो निर्माण है 7वीं सदी में डोड के जो परमार शासक थे बीजल देव के द्वारा करवाया गया था। जबकि जैसलमेर की मैं बात कर लूँ तो जुलाई 1155 में जैसलदेव भाटी जैसल ने इसकी नींव रखी थी। क्लियर। कुंभलगढ़ की बात कर लूँ तो कुंभलगढ़ का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? देखो, कुंभलगढ़ का जो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना कब इसका जो निर्माण कराया गया था ना, इसका निर्माण करवाया गया था आपके 1448 ईस्वी में। 1448 से 58 ईस्वी के मध्य तक इनका काम चला था। ठीक है। और वैसे इनके मुख्य निर्माण जो करवाया था ना वो जीर्णोद्वार भग्नावशेष के ऊपर वापस कुंभा ने करवाया था। मुख्य निर्माण जो करवाया था वो मौर्य शासक ने करवाया था। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अचलगढ़ का जो निर्माण है वो परमार शासकों के द्वारा करवाया था, लेकिन वापस भग्नावशेषों का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? मतलब भग्नावशेष मतलब आप समझ रहे हो, जो किला था वो खंडर अवस्था में आ गया था, उसी जगह वापस नया किला बनाया। किसने? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1452 ईस्वी में। क्लियर। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर के किस शासक ने ब्रज नीति की उपनाम से कविताओं की रचना की थी? तो ब्रज नीति के नाम से देखो सवाई प्रताप सिंह है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह ने ही हवा महल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था भाई? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में। ठीक है। हवा महल के जो वास्तुकार थे वो लालचंद थे। वे कौन थे? लालचंद। क्लियर। हवा महल जो है 5 मंजिला है भाई। कितना मंजिला है? 5 मंजिला आपका हवा महल है। ठीक है। हवा महल कितना मंजिला है? 5 मंजिला। 5 मंजिल कौन कौन सी, ये भी एग्जाम से पूछा गया तो ये भी मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले है शरद, फिर है रतन, फिर है विचित्र। ठीक है। फिर है शरद हो गया, रतन हो गया, विचित्र हो गया, प्रकाश और हवा। ठीक है। वापस से बता देता हूँ, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश मंजिल और हवा। ठीक है। हवा मंजिल यानी ये 5 मंजिलों के अंदर आपका बना हुआ है हवा महल। बिल्कुल आपको याद रखना। हवा महल में कितने झरोखे हैं? तो हवा महल में कितने झरोखे हैं? 553 झरोखे। सॉरी 953, मैंने लिखा तो 953 बोल दिया, 553 है ना, 953 झरोखे। ठीक है। और कितनी सीढ़ियाँ हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हवा महल के अंदर कितनी सीढ़ियाँ हैं। और इसके अलावा देखो, सवाई प्रताप सिंह की एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इनके दरबार में गंधर्व बाईसी रहती थी। गंधर्व बाईसी होता क्या, उसके बारे में आपको बताऊंगा। गंधर्व बाईसी का मतलब ये होता है कि हर क्षेत्र में 22 विद्वान, जैसे देखो 22 संगीतकार थे, 22 ही आपके विद्वान थे, 22 ही आपके कवि थे, 22 ही आपके साहित्यकार थे, यानी हर क्षेत्र में 22 लोग थे। इसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। ये सवाल भी लगभग 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। बिल्कुल आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो चरी नृत्यांगना की मैं बात कर लूँ तो चरी नृत्यांगना कौन है? तो आप सभी को पता होगा। चरी नृत्यांगना जो है आपकी फल्गु बाई। ये भी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये चरी नृत्य जो है ये मुख्यतः किशनगढ़ के गुज्जर समुदाय से संबंधित हैं। ठीक है। इस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती है, महिला प्रधान नृत्य, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसमें क्या होता है, महिलाएं जो होती है ना अपने सिर के ऊपर चरी रख लेती है। ठीक है। और उसमें एक जलता हुआ दीपक रख लिया जाता है। फिर इस बर्तन में तेल में डूबे हुए कपास के बीजों से उसे जला दिया जाता है, फिर जलता रहता है, फिर वो नृत्य करती रहती है। ठीक है। ये वाला आपका चरे नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्त्री परिधान यानी पोमचा, पोमचा जो है उसका संबंध आपको बताना है कि पोमचा का संबंध, पोमचा कहा जाता है यानी पीला को कहा जाता है, या कवर जोड़ को, या कटकी को, या फेटिया को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पीला जो वस्त्र होता है ना उसे पोमचा कहा जाता है भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
36 की मैं बात कर लेता हूँ। तो 36 का जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 36 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो मैं अगर बात कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट समाचार पत्रों की, तो आपको बिल्कुल याद रखना। देखो एक आता आपका राजस्थान समाचार। कौन सा? राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार, ये राजस्थान जो समाचार है ना, ये अजमेर से प्रकाशित होता था 1889 के अंदर। और इसके जो संपादक थे वो मुंशी समृद्धदान थे भाई। कौन थे? मुंशी समृद्धदान। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, मुंशी समृद्धदान, है ना, क्लियर। और देखो एक आपका अखबार था नवीन राजस्थान। कौन सा? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान की मैं बात कर लेता हूँ। तो नवीन राजस्थान 1922 में निकाला गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा, क्लियर। और इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ कानपुर। कानपुर से एक समाचार पत्र निकलता है जहाँ उसका नाम था प्रताप, और इसके जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसी अखबार के अंदर बिजोलिया को पूरे देश में फैलाया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन को जो फैलाया गया था वो इसी समाचार पत्र के माध्यम से फैलाया गया था। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो हरिभाऊ उपाध्याय का भी एक समाचार पत्र है जो फेमस है, बार बार पूछा जाता है, त्याग भूमि। कौन सा है भाई? त्याग भूमि, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2 युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध? 2 युद्ध। एक तो था आपका तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, और एक ही आपका था तराइन का द्वितीय युद्ध, क्लियर। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, 2 युद्ध आपके लड़े गए थे, क्लियर। अब देखो इसमें बता देता हूँ, एक तो पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी दोनों के मध्य युद्ध। पहला युद्ध जो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें आपके पृथ्वीराज थर्ड की विजयी रही थी, और जबकि दूसरा तराइन का युद्ध जो हुआ था आपका, इसमें मोहम्मद गोरी की विजयी रही थी, ठीक है। प्रथम तराइन का युद्ध आपका कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में, और इसके एक साल बाद दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 में, क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देख लेते अपन कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से। तो आहड़ के जो है एच डी साखलिया, उजियाना के कैनपुरी, बेराट के डी आर साहनी, बागोर के वी एन मिश्र। तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी, उजियाना के कैनपुरी नहीं है भाई, बिल्कुल आपको याद रखना। वो कैनपुरी ने जो उत्खनन किया था वो रेड टाटा नगर का किया था। किसका किया था भाई? रेड टाटा नगर का किया था। देखो कोई सवाल तो अपना छूटा तो नहीं है ना? हाँ कुछ सवाल छूट गए भाई। 36 के बाद अपन सीधा 43 पे आ गए थे, ठीक है। ये जो बता दिया मैंने, और कुछ सवाल बच्चे इधर थे वो, है ना, ये भी हल कर लेते पहले। ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना, क्लियर। ये लो, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी घाटी के बाद जो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी वो चावंड को बनाई थी, ठीक है। और महाराणा प्रताप का ही बचपन का जो नाम था वो कीका था भाई। क्या था? कीका, आपको याद रखना। महाराणा प्रताप के जन्म की बात करूँ तो 1540 ईस्वी में हुआ था भाई। कब हुआ? 1540 ईस्वी में। जबकि स्वर्गवास जो हुआ था 1597 ईस्वी में हुआ था। कितनी? 1597 ईस्वी में। बिल्कुल आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को आपको हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। एक तरफ मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, एक तरफ आपके महाराणा प्रताप जो कि राजपूत सेना का नेतृत्व कर रहे थे। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो गणगौर जो मनाई जाती है ना आपकी, ये मनाई जाती है श्रावण, भाद्रपद, फाल्गुन, चैत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चैत्र मास में आपकी गणगौर मनाई जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है। फाल्गुन में आपकी होली आती है, ठीक है, जो फाल्गुन अभी करीब ही आपकी होली आने वाली है, ठीक है। भाद्रपद की मैं बात कर लूँ तो भाद्रपद में आपकी छोटी तीज और बड़ी तीज मनाई जाती है। सावन में आपका रक्षाबंधन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? रक्षाबंधन जो मनाया जाता है वो सावन में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा सभ्यता से। ऑप्शन नंबर डी,
कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी, जबकि उत्खनन बीके थापर बीके लाल द्वारा 1961 से 69 के मध्य किया था। बीके लाल और बीके थापर के द्वारा। कालीबंगा से बेलनाकार मोहर है, ठीक है, गोलाकार कुएं, ठीक है, भूकंप के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियाँ, ठीक है, जले हुए चावल, ठीक है, ये सारी जो है, एक कंकाल, एक खोपड़ी भी मिली है जिसमें 6 छेद थे, ठीक है, और इसके अलावा चबूतरे मिले यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी जो अवशेष मिले ये कालीबंगा सभ्यता से आपको मिले। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ऊषा मस्जिद आपकी बयाना में है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊषा मस्जिद कहाँ पड़ती है? बयाना में। और ऊषा मंदिर भी आपका बयाना में पड़ता है और ऊषा मस्जिद भी आपकी बयाना में पड़ता है। बयाना जो पड़ता है आपका भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। और नील की खेती के जो अवशेष मिले वो भी बयाना पुरातात्विक स्थल से मिले, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट यानी एजेंट कौन था? तो उदयपुर का जो एजेंट था वो कैप्टन शावर्स था। कैप्टन शावर्स तो उदयपुर का था और मेजर बर्टन कोटा का था और जेडी हॉल जो था वो सिरोही का था। मॉक मोशन आपके जोधपुर का था, ठीक है। मॉक मोशन कहाँ का था? जोधपुर का था। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मेजर निक्सन आपका भरतपुर का था। मॉरिसन और निक्सन एक ही है ना, अलग अलग नहीं है, ठीक है। और एक थे आपके ईडन, मेजर ईडन जो थे वो जयपुर के थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कू क्या है? कू भील जनजातियों के घरों को कू कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? भील जनजाति के जो घर है उसे कू के नाम से जाना जाता है। और 2-4 क्लास पहले मैंने भील जनजाति की जितनी भी शब्दावली थी उसको पूरा क्लियर करवाया, तो एक बार जाके आप उस क्लास को ज़रूर देख लें। अब वापस वही आ जाते हैं जैसा अपन चल रहे थे, थोड़ा सा आगे चले गए थे। ये पहला करवा दिया था मैंने, 44 भी करवा दिया था, ठीक है। इसमें देखो फिर भी आंसर बता ही देता हूँ, अगर कन्फ्यूजन हो तो इसमें 2 आंसर हो जाएगा आपका और इसमें ओजियाना वाला हो जाएगा। ओजियाना के जो है उत्खननकर्ता कैनपुरी नहीं है। 45 की बात कर लेते हैं। तो लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? आपको बताना है। तो 45 के अगर सही आंसर की अपन बात करें तो बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी के समकालीन थे, ठीक है। गोगा जी को जहर पीर के नाम से भी जाना जाता। ददेरवा और नौहर दोनों का संबंध किससे है? गोगा जी से है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और गोगा जी का मेला देखो अक्सर पूछा जाता है, तो गोगा जी के मेला में बता देता हूँ आपका, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की नवमी को आपका मेला लगता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो 46 की मैं बात कर लूँ तो केलवाड़ा में आयोजित होता है, ठीक है। कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़ा में। केलवाड़ा आपका पड़ता है 12 के अंदर। कहाँ पड़ता है? 12 में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत युग्म है। 47 की मैं बात करूँ तो देखो, तत्व वाद्य यंत्र आपका इकतारा है, बिल्कुल सही है। सुशीर वाद्य यंत्र आपका अलगोजा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो घन वाद्य खड़ताल है, बिल्कुल सही। अवनद वाद्य जंतर नहीं है। जंतर भी एक तत्ववाद्य यानी तारों से बना हुआ होता है, ये भी तत्ववाद्य की श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जंतर जो कि भोपे, गुज्जर जाति के जो भोपे हैं ना वो बजाते हैं देव नारायण भगवान की आराधना में, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान का जो राज्य लोकवाद्य यंत्र है वो कौन सा है? अलगोजा है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी से, ठीक है। नेता का होती है यानी झंडा इनका। और जम्मा की बात कर लो तो जो राती जोगा होता है ना उसे जम्मा कहा जाता है। रिखिया जो होते हैं इनके भक्त होते हैं। कौन होते हैं? भक्त होते हैं। और इनका मुख्य मंदिर आपके रुणेजा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। और देखो मैं आपको और बता देता हूँ, मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है तिलवाड़ा में है, बिल्कुल आपको याद रखना। कल्ला जी का प्रमुख मंदिर कहाँ बना हुआ आपको कमेंट करके बताना। और रूपनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ बना हुआ? रूपनाथ जी का प्रमुख मंदिर राजस्थान से बाहर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित में से एक राजस्थान
का मंदिर सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं, वो आपको बताना। 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में सुमेलित है। सूर्य मंदिर झालरापाटन सुमेलित है। करणी माता का मंदिर बीकानेर सुमेलित है। जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में नहीं है। जगत शिरोमणि मंदिर आपका उदय जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? जयपुर के अंदर। क्लियर? ये जयपुर के अंदर पड़ता है आपका जगत शिरोमणि का मंदिर, ठीक है। और ये मान सिंह की पत्नी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है। तो देखो मैंने कई बार बताया कि ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बीच में आपका एक इंडिया का सवाल आ गया, चलो इसे भी देख ही लेते अपन। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों के वनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सुंदर वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी उत्तरी अफ्रीका, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे है? तो 53 की मैं बात करूँ तो आपका वियना। ये 2-4 क्वेश्चन है, फिर राजस्थान जी के वापस स्टार्ट हो जाएगा, तो इनको देख लो, शायद कभी कोई दूसरे एग्जाम में आपके काम आ जाए, इसमें तो आने वाले नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे नहीं है? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वी तरंगे भूकंप तरंगे नहीं, बाकी PSL ये भूकंप तरंगे। अब आपका राजस्थान जी के स्टार्ट हो जाएगा वापस, ये लो। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है आपको बताना। तो 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है भाई, बाकी सब राज्यों से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बाड़मेर हो जाएगा। कौन सा? बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी। बाड़मेर जो है आपका ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाता है। इसी तरह आपका जो गंगानगर है ना, गंगानगर, ये भी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है, ठीक है। ये फैक्ट भी साथ के साथ ही आपको याद रखना है। सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है आपको बताना है। तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 में स्थित है। कहाँ स्थित है? 12, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है? 58 की मैं बात करूं तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन, नागौर, गार्नेट, टोक, वोलेस्टोनाइट, सिरोही, ये तो सुमेलित है। लेकिन सी वाला जो फेल्सपार उदयपुर में नहीं होता है, फेल्सपार अजमेर में होता है। कहाँ होता है? अजमेर में, बिल्कुल आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जो है आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता भाई? जोहड़बीड़ बीकानेर में। देखो इसकी स्थापना की मैं बात कर लेता हूँ ना, तो जुलाई, कौन सा महीना? महीना आपको याद रखना, जुलाई 1984 में, ठीक है। इसे निदेशालय, ऊंट निदेशालय के रूप में विकसित किया था, लेकिन सितंबर 1995 में से ऊंट अनुसंधान केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, उसके अधीन कर दिया गया है, ठीक है। वैसे इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और ऊंट अनुसंधान केंद्र कब बनाया गया? 1995 में बनाया गया था। आपको बिल्कुल ये फैक्ट भी याद रखना है। 56 के मैदान अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो 56 का मैदान आप सभी को पता है। 60 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। 56 के मैदान का निर्माण आपकी कौन सी नदी करती है? माही नदी करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू के आकार में बहती है। कड़ाना बांध और माही बजाज सागर बांध इसी नदी पर बना हुआ, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये अपना जल खंबात की खाड़ी के अंदर ले जाती है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए आपके। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो देखो दक्षिणी अरावली में शेर तो है आपके, दिलवाड़ा भी है, कमलनाथ भी है, बिलाली नहीं है भाई, ठीक है। बिलाली कहाँ पड़ती है? तो बिलाली पड़ती है उत्तरी अरावली के अलवर ज़िले के अंदर पड़ती है, ठीक है। सर इसकी ऊंचाई भी बता दो, हमें याद नहीं है, तो इसकी ऊंचाई भी याद रखना, 775 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 775 मीटर।
शेर की बात कर लेता हूँ। शेर आपकी सिरोही में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। दिलवाड़ा की बात कर लेता हूँ। दिलवाड़ा आपके सिरोही में पड़ती है, 1442 मीटर ऊंची है। कितनी? कमलनाथ की बात कर लेता हूँ। कमलनाथ आपकी उदयपुर में पड़ती है, 1001 मीटर ऊंची है। क्लियर? तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल जो चोटियों से सवाल पूछे जा रहे हैं वो आरोही और अवरोही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो आपकी ऊंचाइयाँ हैं ये आपको याद रखनी होगी। अगर आपको इनकी ऊंचाइयाँ याद होगी तो आप आरोही अवरोही क्रम सेट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? जाना पाओगे, पहाड़ी चंबल नदी से निकलती है, नागपाड़ से लूनी नदी निकलती, सही है बिल्कुल। और गोगुंदा की पहाड़ियों से बैडच नदी निकलती है, बिल्कुल सही। बिजराल की पहाड़ी से बनास नहीं निकलती है, यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बिजराल की पहाड़ी से निकलती है खारी नदी। कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी, जो कि टोक में जाके आपका त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है। और देखो बनास जो है ना, बनास ये आपकी निकलती है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। खमनोर की पहाड़ियाँ भी राजसमंद में है, बिजराल की पहाड़ियाँ भी राजसमंद में। क्लियर? एक खारी नदी जो है ना अजमेर से निकलती है आपकी। कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है, नागपाड़ अजमेर से। जहाँ लूनी नदी निकलती है ना, वहीं से आपकी अजमेर से निकलती है खारी नदी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना। अगर अजमेर की खारी नदी निकल जाओ तो नागपाड़ से, और राजसमंद वाली आपकी बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिला या जिले सही सुमेलित नहीं है? बीड़ झुंझुनू में पड़ता है, ये तो आपका सही सुमेलित है। रोटू नागौर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। सुंदा माता जालोर सिरोही में पड़ता है, ये भी सुमेलित है। गोगेलाव बीकानेर में नहीं है। गोगेलाव कहाँ पड़ता है? ये गोगेलाव आपका नागौर में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है भाई? गोगेलाव नागौर के अंदर आपका पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 64 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा फरवरी 2010। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये इंडिया लेवल का आपका पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल रेखा शर्मा है। वर्तमान में भी आपकी रेखा शर्मा है। देखो साथ ही थोड़ा बहुत मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट राजस्थान के बारे में, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के जो वर्तमान सीएम है वो कौन है? तो आपको याद रखना है भजन लाल शर्मा है। कौन है भाई? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। क्लियर? और मैं बात कर लेता हूँ उप मुख्यमंत्री। तो राजस्थान में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री, एक तो आपकी दिया कुमारी है, दिया कुमारी, और दूसरी में बात कर लूँ तो आपके कौन है? प्रेमचंद बेरवा। कौन है भाई? प्रेमचंद बेरवा। 2 उप मुख्यमंत्री है। ठीक है। और मैं राजस्थान के मुख्य सचिव की बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान का जो मुख्य सचिव है वो कौन है? सुधांश पंत। सुधांश पंत। ठीक है। क्लियर? और इसके अलावा राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी है। कौन है भाई? वासुदेव देवनानी। क्लियर? और मैं बात कर लेता हूँ कि प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसके जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कालीचरण सराफ थे भाई। कौन थे? कालीचरण सराफ। ठीक है। 16वीं विधानसभा चल रही है ना आपकी, तो 16वीं विधानसभा के जो वर्तमान प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? कालीचरण सराफ को बनाया गया था। इसके अलावा देखो आपको याद रखना, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह है भाई। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। क्लियर? क्लियर हो गया? अब मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कौन है? पीके लोहरा। पीके लोहरा। ठीक है। और वर्तमान में आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जी के व्यास। कौन है? जी के व्यास। बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये सारे जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखने हैं। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। 65 तक ही आपका राजस्थान जी के पूछा गया था। तो आप क्लास को शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऐसी ही बेहतरीन आपको राजस्थान जीके की नॉलेज में देता रहूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए।